कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज अपन क्या करने वाले हैं कि आपका लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार कितने होते हैं। तो उनको दो भागों में हमने पढ़ा था, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में अपन ने पढ़ा था ऐसे विद्युत रासायनिक सेल जिनको उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, उनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल बोलते हैं। उसमें आपका शुष्क सेल, बटन सेल और लेक्लांची सेल अपन ने पढ़ा था। ठीक है, द्वितीयक सेल अपन ने पढ़ा था। द्वितीयक सेल क्या होता है? ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसको क्या करते हैं? उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। जिसमें अपन ने सीसा संचायक सेल या आपका नीफे सेल, निकेल कैडमियम सेल भी अपन ने देखा था। ठीक है, अब उनको डिटेल में अपन देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है? शुष्क सेल। ठीक है, ये आपका जो सेल है ये सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला आपका प्राथमिक सेल होता है। इसका उपयोग आपका क्या होता है? घड़ी, ट्रांजिस्टर और आपका क्या बोलते हैं, रिमोट आदि में किया जाता है। ठीक है, इसका जो सिद्धांत होता है ये लेक्लांची सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेक्लांची सेल में ये यहाँ पर जो पेस्ट भरा हुआ है उसमें क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आपके शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। अब आपसे क्या पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन? कभी कभार पूछते हैं। वैसे ये जो सेल है अब कम पूछे जाने लगे हैं, दूसरे टॉपिक ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। तो पढ़ लेंगे। इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसकी रचना और कार्यविधि। तो रचना समझ लो क्या होती है इसमें कि यह जस्ते के एक बेलनाकार पात्र से मिलकर बना होता है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा जाता है तथा कार्बन की या ग्रेफाइट की एक छड़ होती है जो कैथोड की भांति कार्य करती है और जस्ते का पात्र एनोड की भांति कार्य करता है। जो कार्बन की छड़ होती है वो चारों तरफ से किससे? मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट से घिरी रहती है। तो ये किसकी तरह वर्क करता है? कैथोड की तरह वर्क करता है। इस पात्र को ऊपर एक पिच सील से पैक कर दिया जाता है जिससे कि कोई भी पदार्थ बाहर ना निकल सके, और इसकी कार्बन ग्रेफाइट की छड़ पर एक धातु की टोपी लगा दी जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? ड्राई सेल हो गया। और चारों तरफ से ये किससे कवर रहता है? आपका कार्डबोर्ड कवर से कवर रहता है, जिससे कि आपका ये जल्दी से जिंक डैमेज ना हो। एयर की क्वांटिटी में आता है तो जिंक एक्टिव मेटल है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब इस पर अलग अलग अभिक्रिया होगी। तो ये अमोनियम क्लोराइड है, इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट की भांति कार्य करता है। तो NH4+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। ठीक है, कार्बन रॉड यानी ये कैथोड की भांति कार्य करता है। तो एट कैथोड, ठीक है, कैथोड पे क्या होता है? कौन जाएगा? आपका NH4+ आयन जाएगा। वहां पर कैथोड पे एक्चुअल में क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या बना लेगा? ट्वाइस ले लो और अमोनिया बना लेगा, आपका ट्वाइस ऑफ NH3 बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन अगर गैस निकली तो ये क्या करेगा? इसकी वर्किंग को क्या कर देगी? रोक देगी। इसकी वर्किंग को कैसे रोक देगी? कि आपका इसका चारों तरफ हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। तो अपन नहीं चाहते कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, इसलिए अपन ने इसमें क्या मिलाया? मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया जो डीपोलराइजर की तरह वर्क करता है। तो इसमें आपका क्या होता है? ट्वाइस ऑफ MnO2 भी प्रेजेंट रहता है। इसकी प्रेजेंस होने के कारण क्या होता है? जो हाइड्रोजन निकल रही थी वो पानी के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है? सॉरी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है? पानी। तो ये क्या बनाता है? ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस Mn2O3 प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस को रिमूव करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डीपोलराइजर बोलते हैं। ठीक है, एट एनोड, एनोड कौन होता है? जिंक मेटल एनोड होता है। वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो Zn2+ बना लेता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल
देगा। ठीक है, तो ये आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस ट्वाइस ऑफ NH4 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ MnO2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस आयन बनेगा प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 बनेगा प्लस Mn2O3 बनेगा प्लस H2O बन जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन में ये जो Zn2 प्लस आयन है वो क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। तो Zn2 प्लस आयन प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आयन क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। ठीक है, ये जो अमोनिया गैस हो रही है वो लिबरेट नहीं होती, अगर लिबरेट होगी तो सेल क्या हो सकता है, फट सकता है और भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो वो जो अमोनिया होती है वो इस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेती है। तो ZnCl2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ NH3, तो ये क्या बना लेता है, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा ZnNH3 का होल 4। ठीक है, और फिर कंपाउंड हो जाएगा आपका Cl2, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, उसी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इसका जो वोल्टेज मिलता है आपको किसका, ड्राई सेल का यानी शुष्क सेल का कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिलता है कितना, 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शुष्क सेल। इसका रचना जो मैंने बोली है वो एज इट इज आपको लिखनी है। ठीक है, और इसकी सेल की अभिक्रियाएं और इसका डायग्राम मेन रहता है, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपके बटन सेल की। ठीक है, तो बटन सेल अपन पढ़ लेते हैं, या फिर आपका जो मरकरी सेल है उसके बारे में अपन अगला सेल अपन डिस्कस करने वाले थे, कौन सा, मरकरी सेल। तो ये रहा आपका मरकरी सेल। ठीक है, अब आप मरकरी सेल के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या होता है मरकरी सेल, ये नए टाइप का प्राथमिक सेल है जिसका उपयोग लो करंट डिवाइस में किया जाता है, मतलब जिसमें धारा का मान आपको अल्प मात्रा में चाहिए, वहां पर अपन इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। जैसे आपका हियरिंग्स, ठीक है, आपके क्या होते हैं जो जिनके कान, मतलब जिनके कान में दिक्कत होती है, वो कम सुन पाते हैं, उनको हियरिंग्स लगाते हैं, उस हियरिंग में ये सेल लगाया जाता है। दूसरा आपका वॉचेस, मतलब हाथ की जो घड़ी होती है उसमें भी आपका यही सेल उपयोग होता है। उसके बाद अलावा आपका जो वॉकमैन होता है, कैलकुलेटर होता है, उनमें भी आपका ये सेल उपयोग होता है। ठीक है, तो जहां पर अपन को कम धारा का मान चाहिए, धारा का मान कम चाहिए, वहां पर अपन मरकरी सेल को का उपयोग बोलते हैं। इसको बटन सेल या रूवेन मेलोरी सेल, ठीक है, ये क्या है, रूवेन मेलोरी सेल। ठीक है, रूवेन मेलोरी सेल इसको बोला जाता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रूवेन मेलोरी ने की थी। अब इसका कंस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या होता है, जस्ते का एक पात्र होता है जो एनोड की भांति कार्य करता है। ठीक है, कार्बन की छड़ होती है जो कैथोड की भांति कार्य करती है, और इसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट भरा जाता है जो विद्युत अपघट की भांति कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक छिद्रयुक्त पोरस पेपर लगाया जाता है जो विद्युत अपघट को जिंक के पात्र से दूर रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी क्या हो गई, रचना हो गई। ठीक है, अभिक्रिया एनोड पर। ठीक है, तो एनोड पर कौन है, एनोड क्या है, जिंक। तो जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Zn2 प्लस बना लेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, कैथोड पर, एनोड पर क्या होगा, एनोड जिंक के साथ रिएक्शन होगी, एनोड पे OH माइनस आयन लेंगे 2, ये क्या करेगा, आपका Zn के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो ये क्या बना लेगा, ZnO बना लेगा प्लस H2O निकाल देगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका एट कैथोड, ये एट एनोड एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा, ये आपका जो H2 है वो HgO से कंबाइन हो जाएगा, यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड से कंबाइन हो जाएगा, कौन, H2O, और वो क्या करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और क्या बना लेगा, Hg बना लेगा प्लस
ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन बना लेगा। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है, Zn प्लस H2O से H2O कैंसिल, OH से OH कैंसिल, तो यहां पर आपका Zn प्लस HgO क्या बन जाएगा आपका, ZnO बन जाएगा प्लस Hg बन जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी किस पर, आपके कैथोड और एनोड की ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इस सेल में क्या होता है कि इस सेल में कहीं पर भी आपका OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इसका OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये हमको क्या देता है, कांस्टेंट करंट देता है। और इसका जो EMF होता है वो क्या होता है, 1.35 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.35 वोल्ट होता है, किसका, बटन सेल या मरकरी सेल का। ठीक है, अब कभी भी इस सेल को यूज करने के बाद फेंकना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो जब यूज कर लेते हैं तो इसमें क्या बन जाता है, मरकरी बन जाता है। और मरकरी क्या है, ग्रेट पॉल्यूटेंट है एटमॉस्फेयर को। अगर इसको डायरेक्ट अपन एटमॉस्फेयर में फेंक देंगे तो इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा। तो अपन क्या कहते हैं, इस सेल को, जो घड़ी वाला होता है, जो वॉच मतलब आपका रिपेयर करता है, तो वो सेल को इकट्ठा करता जाता है और इनसे मरकरी को रीऑब्टेन कर लिया जाता है। इसलिए कभी भी इस टाइप के सेल को क्या नहीं करना चाहिए, आपको फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी सेल दोनों हो गए। ठीक है, ये दोनों पूछे जाते हैं, एक ड्राई सेल हो गया और एक मरकरी सेल हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसे क्या करते हैं अपन उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में जो सबसे कॉमन सेकेंडरी सेल है वो आपका सीसा संचायक सेल है। कौन सा है, सीसा संचायक सेल होता है। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, सीसा संचायक सेल की बात कर रहे थे, सीसा संचायक सेल की। तो सीसा संचायक सेल क्या होता है, आपका ये द्वितीयक सेल होता है जिसका ज्यादातर उपयोग, मतलब एक सेल का नहीं होता, सेलों का संयोजन करके इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इन्वर्टर में करते हैं, कार की बैटरी में करते हैं, और आपका क्या बोलते हैं, जितने भी वाहन होते हैं उनकी बैटरी में भी अपन इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक, इसमें क्या कहते हैं, एक सेल का उपयोग नहीं किया जाता, कई सारे सेल का उपयोग किया जाता है। जो एक सेल होता है उससे हमको 2 वोल्ट का विभव मिलता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा वोल्ट चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनका संयोजन कर लेते हैं। जनरली 12 वोल्ट की बैटरी जो होती है उसमें 6 सेल लगाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एकांतर क्रम में क्या लगाई जाती है, इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होता है जिसमें एनोड होता है वो किससे बना होता है, शीशे की प्लेट से या शीशे की ग्रिड से बना होता है, लेड प्लेट या लेड ग्रिड से बना होता है, जिसके अंदर स्पॉन्जी लेड भरा रहता है। ठीक है, जो कैथोड होता है वो भी आपका लेड ग्रिड से बना होता है, लेकिन उसके अंदर क्या भरा होता है, लेड डाइऑक्साइड भरा रहता है। ये सारी रॉड किसमें डूबी रहती हैं, आपके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डूबी रहती है, जो विद्युत अपघट की भांति कार्य करता है। और प्रत्येक सेल क्या होता है, एक मेटेलिक, एक एवोनाइट प्लेट या फिर दूसरी किसी प्लेट या कार्डबोर्ड से क्या होता है, पृथक रहता है। तो ये अलग अलग सेल की भांति कार्य करते हैं। सारे एनोड को एक साथ जोड़ देते हैं और सारे कैथोड को एक साथ जोड़ देते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको विभव मिल सके। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है उसका सांद्रण क्या होता है, 38% द्रव्यमान से या 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, जब ये सेल डिस्चार्ज होता है तो इसमें फॉलोइंग रिएक्शन यानी निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं, एनोड पर जो शीशा होता है वो ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेता है, लेड सल्फेट बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। जबकि कैथोड पे जो लेड डाइऑक्साइड होता है वो अपचयित होकर लेड सल्फेट बना लेता है और पानी निकाल देता है। ठीक है, ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब इसमें जो जितने भी उत्पाद बन रहे हैं वो ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में, तो कोई भी सेल से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए अपन इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। जब, अब हमको कब पता चलेगा कि सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, जब आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण, देखो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल
प्रयोग में आ रही है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा, साधारण कम होने लगेगा। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल का साधारण घटकर 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है तो सेल को पुनः आवेशन की आवश्यकता होने लगती है, ठीक है। तो जब पुनः आवेशित करते हैं तो अपन मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो एनोड है वो कैथोड की भांति कार्य करने लगता है और कैथोड एनोड की भांति कार्य करने लगता है, क्योंकि अब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। तो उल्टा प्रोसेस हो रहा है, तो जो एनोड था वो कैथोड हो जाएगा और कैथोड था वो एनोड हो जाएगा। तो ये आपका ये एनोड था वो किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोड की तरह। मतलब जो एनोड है वो एस कैथोड वर्क कर रहा है और इस पे क्या हो गया, रिडक्शन हो जाएगा, तो वापस से लेड और सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे। और जो कैथोड था वो अभी एनोड की भांति कार्य कर रहा है और आपका ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि पानी जितना यू बना था उतना वापस से यूज हो गया, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि अगर आपके घर में इन्वर्टर है, कार की बैटरी है, कुछ भी है, तो उसमें टाइम टू टाइम पानी डालना पड़ता है। तो पानी कम क्यों हो जाता है, क्योंकि आप इसको जब चार्ज करते हो तो पानी का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसलिए इसको इसमें समय समय पे पानी डालना पड़ता है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेल है जो आपके घरों में यूज किया जाता है, द्वितीयक सेल जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और यही आपका पूछा जाता है। इसके अलावा आपका एक निकेल सेल होता है, निकेल कैडमियम सेल, उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको भले ही आप छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ईंधन सेल। क्या आता है, ईंधन सेल। तो ईंधन सेल के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि ईंधन सेल क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था ईंधन सेल क्या होता है, एक ऐसा सेल जो ईंधन की ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ईंधन सेल बोलते हैं। इसकी दक्षता काफी ज्यादा होती है, इससे कोई वायुमंडल को प्रदूषित करने वाला कोई उत्पाद नहीं मिलता, ठीक है। अब ईंधन सेल का जो उदाहरण है वो आपका है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, जिसका उपयोग रॉकेट वगैरह में किया जाता है। तो अपन को अब क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं अपन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की बात कर रहे थे तो ईंधन सेल दोबारा से बता देता हूं क्या होता है, फ्यूल सेल या ईंधन सेल क्या होता है, ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जो ईंधन ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से क्या कर देता है, आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसको ईंधन सेल कहते हैं। सबसे जो कॉमन ईंधन सेल है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल होता है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में क्या होता है, एक पात्र होता है जिसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड उपयोग किए जाते हैं, कार्बन के पोरस इलेक्ट्रोड उपयोग किए जाते हैं, जिसमें एक निश्चित क्या होता है, उत्प्रेरक होता है जो क्या करता है, उसको एनोड या कैथोड की भांति कार्य करने में मदद करता है। जनरली हम प्लेटिनम का या प्लेटिनम का यूज करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की संरचना समझ लो, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, जिसमें आपका प्लेटिनम उत्प्रेरक की भांति उपस्थित है। इनके बीच में अपन ने क्या रखा है, सांद्र KOH और NaOH का विलयन रखा हुआ है, ठीक है, जो आपका किसकी भांति कार्य करता है, विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। और इसमें अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रोड पे प्रोवाइड की जाती है वो किसकी भांति कार्य करता है, एनोड की भांति कार्य करता है, और ऑक्सीजन जिस इलेक्ट्रोड पे प्रोवाइड की जाती है वो किसकी भांति कार्य करता है, कैथोड की भांति कार्य करता है, ठीक है। अब जब अभिक्रिया होती है तो आपका जो हाइड्रोजन मतलब एनोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन 4 OH माइनस आयन के साथ कंबाइन होकर पानी बना लेता है और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। जबकि कैथोड पे क्या होता है, आपका O2 वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है और OH माइनस आयन बना लेता है। तो ओवरऑल रिएक्शन आप देखोगे तो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना रहा है, पानी बना रहा है, और आपको क्या मिल जाएगा, विद्युत वाहकत्व EMF मिल जाएगा। इस पानी को अपन दूसरे उपयोगों में ले सकते हैं, ठीक है। इस सेल का उपयोग ज्यादातर आपके रॉकेट या अंतरिक्ष यानों में किया जाता है, ठीक है। अब ये जो सेल है इसके बहुत सारे
एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज ये है कि इसकी जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट यानी हानिकारक उत्पाद नहीं बनता जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो, ठीक है। तीसरा, अगर आपको इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या लोगे सतत रूप से प्रवाहित करोगे तो ये सतत रूप से कार्य करता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ये इसके क्या होते हैं? एडवांटेज होते हैं, ठीक है। 3 एडवांटेज होता है। क्या? पहला, इसकी दक्षता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, हमको ज्यादा विद्युत वाहक बल मिलता है। दूसरा, इसमें जो उत्पाद बनता है इसमें कोई सा भी उत्पाद हानिकारक नहीं है कि वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा हो, तो बिल्कुल हानिकारक नहीं है। तीसरा ये होता है कि ये सतत रूप से कार्य कर सकता है, इसमें सतत रूप से ऑक्सीजन हाइड्रोजन आप प्रवाहित कर सकते हो, तो ये सतत रूप से कार्य कर सकता है। तो फिर सर हम इसी सेल को क्यों नहीं बनाते, इस सेल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग क्यों नहीं करते? इसमें कई सारी कठिनाई होती है इस सेल को बनाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? ठोस, गैस और द्रव, ठीक है, तीनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कि ईंधन सेल को बनाने में कठिनाई है। तो पहला आता है, इसके अंदर गैस, ठोस तथा द्रव तीनों अवस्थाएं एक साथ उपस्थित होती है, तो तीनों अवस्थाओं को एक साथ संपर्क में लाना काफी अधिक कठिन होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें प्लेटिनम धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, जो बहुत ज्यादा महंगी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है कि ये जो आप इसमें विद्युत अपघट्ट उपयोग कर रहे हैं वो अत्यधिक संचारक होता है, इससे बहुत ज्यादा संचारण होता है, तो ये आपका आसानी से क्या कर देता है? इसको डैमेज कर देता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो गैस है आपने स्टोर करके रखी है, जब निम्न दाब होता है तो इनको संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे उच्च दाब है, उच्च दाब पर रखा है तो द्रवित अवस्था में कंटेनर में रहेंगी, लेकिन अगर आपका दाब कम हो जाएगा तो इनको संभालना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो आपका जो ईंधन सेल होता है उसका डायग्राम, उसका रचना मतलब पूरा लिखना, उस पे होने वाली अभिक्रिया, इसके लाभ और इसके मतलब इसको बनाने में कठिनाइयां जो भी होती हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है संचारण। तो संचारण को मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अगले लेक्चर में संचारण को अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि संचारण किस प्रकार एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं और उसको रोकथाम के क्या उपाय होते हैं, ठीक है। जितने सेल मैंने पढ़ाए हैं ये आपको अच्छे से याद करना पढ़ना है, ठीक है, और इनकी थ्योरी पूरी लिखना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो संचारण क्या होता है? जब किसी धातु को क्या करते हैं? वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, तो वायुमंडल के साथ क्रिया करके वो अनवांछनीय परत बना लेती है, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? संचारण कहते हैं। या धीरे धीरे वायुमंडल के कारण किसी धातु का अपक्षय होना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई संचारण क्या है, तो किसी भी धातु का वायुमंडल द्वारा धीरे धीरे अपचयित होना या अपक्षय होना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। या वायुमंडल के द्वारा किसी धातु पर एक अवांछनीय परत का निर्माण होना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है, ठीक है। और संचारण का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है आपका रस्टिंग यानी जंग लगना, ठीक है। तो अपन क्या बताएंगे कि जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है, कैसे वो समझाएंगे। और उसके बाद संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, संचारण को रोकथाम के उपाय, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम बात करेंगे कि इसका आपका रासायनिक बल गति की स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।